दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बैंकिंग की, एसएससी की और रेलवे की। स्पेशली रेलवे में अभी आपको पता है रेलवे ग्रुप डी की एग्जामिनेशन है वो यहाँ पर जल्दी ही शुरू होंगी। तो ऐसे में गाइस जो टेस्ट सीरीज लेना आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, क्योंकि जब आप टेस्ट देते हो तो वहां पर आपकी ऑल ओवर इंडिया में रैंकिंग शो होती है। आपका जो मार्क्स है वो यहाँ पर आपको शो होता है कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है, कितने क्वेश्चन आप नेगेटिव कर रहे हैं, और एनालिसिस करके आप अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हैं। तो यहां पर टेक्स्ट बुक है एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको बहुत सारी एग्जामिनेशन होती हैं, जो भी सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है सबकी टेस्ट सीरीज आपको एक ही साथ मिल जाती हैं। जैसे अगर मैं ग्रुप डी एग्जाम की बात करूं तो ग्रुप डी के लिए यहां पर लगभग आपको गाइज 300 से ऊपर टेस्ट मिल जाते हैं। और ये जो टेस्ट है आपके गाइज फुल लेंथ टेस्ट भी हैं, चैप्टर वाइज भी टेस्ट है, और आपके ऑफिशियल चैप्टर वाइज टेस्ट है, प्रीवियस ईयर टेस्ट है। और गाइज यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेज भी यहाँ पर ऐड की गई है, हिंदी, आप इंग्लिश, बंगाली, तेलुगु, मराठी, किसी के भी स्टूडेंट हैं तो आप गाइज इसको क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं और अपना जो स्कोर है बूस्ट कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में अपनी क्या रैंकिंग चल रही है आप उसे सुधार कर सकते हैं। कितने क्वेश्चंस आपने अनअटेम्प्ट किए हैं, कितने क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं, और कौन सा सेक्शन आपका कमजोर है, किसको आपको और पढ़ना चाहिए, तो वो सारी चीजें आप यहां पर ऑनलाइन दे सकते हैं। और ये जो टेस्ट सीरीज है बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज है। इनका जो सब्सक्रिप्शन आता है 1 साल का वो 299 का आता है, लेकिन आप हमारे थ्रू, हमारे रेफरल से अगर आप इसको परचेज करेंगे तो आपको गाइस 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको ये 270 रुपीज मिल जाएगी। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पे आपको इसका लिंक दिया गया है। अभी तक आपने किसी प्रकार का टेस्ट सीरीज नहीं लिया है, आप टेस्ट बुक को ले सकते हैं, बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। और आप हमारा कोड आपसे मांगे तो आप खेमराज कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपको गाइज जो भी आप टेस्ट लेंगे उस पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दिया है, अभी जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं खेमराज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे की पाठशाला पे। दोस्तों आज से हम शुरू करने जा रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी यानी कि पादप कार्यकी वाला चैप्टर को। दोस्तों पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने आपके लिए रेलवे ग्रुप डी के लिए संपूर्ण साइंस का सिलेबस हम शुरू कर रहे हैं। इसमें फिजिक्स ऑलरेडी कंप्लीट करा दी है, केमिस्ट्री ऑलरेडी कंप्लीट करा दी है, और ये हमारी बायोलॉजी क्लास नंबर 17 है। तो और वीडियोज को अगर आपने नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आप जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे तो आप वहां से अलग अलग विषय के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर रखी है, वहां से जो बाकी क्लासेस हैं उनको देख सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी होती क्या है, यानी कि पादप कार्यकी होती क्या है। दोस्तों जैसे हमारे मानवों के अंदर हमने ह्यूमन सिस्टम पढ़ा था, वैसे ही जो पादप होते हैं ना, पादप के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, पादप में ग्रोथ कैसे होती है, पादप अपना न्यूट्रिशन पोषण कैसे ग्रहण करते हैं, इनके बारे में स्टडी करना ही कहलाता है प्लांट फिजियोलॉजी। यानी कि स्टडी ऑफ प्लांट फंक्शन एंड बिहेवियर, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, इटीसी इज कॉल्ड प्लांट फिजियोलॉजी। यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों में जो कौन कौन से फंक्शन होते हैं, कार्य कैसे किए जाते हैं, उनके जो व्यवहार कैसा होता है, वृद्धि कैसे होती है, मेटाबॉलिज्म उपापचयी क्रियाएं कैसे होती हैं, रिप्रोडक्शन जनन कैसे होता है, उनमें श्वसन कैसे होता है, उनमें आपका जो प्रकाश संश्लेषण की भोजन कैसे बनता है, इन सब के बारे में स्टडी करना वो आपके कहलाता है प्लांट मॉर्फोलॉजी। तो इसमें पढ़ेंगे कि आपके जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें पोषण यानी कि न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त होता है, इनमें श्वसन कैसे होती है, इनमें आपका रिप्रोडक्शन कैसे होता है ना, वाष्पोत्सर्जन कैसे होता है, इनके बारे में गाइस इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पर न्यूट्रिशन से कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त होता है, इनकी भोजन कैसे प्राप्त होता है। तो आप सबको पता होगा पेड़ पौधे होते हैं अपना भोजन खुद पकाते हैं, ये स्वपोषी होते हैं, है ना। मैं आपको जो जीव हैं, जीवों के बारे में अलग से यहाँ पर फिजियोलॉजी और बची है, एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ेंगे हम ना, तो वहां पर बताएंगे आपके जो जीव होते हैं कई प्रकार के होते हैं, भोजन ग्रहण करने के आधार पर स्वपोषी, विषमपोषी, है ना, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं स्वपोषी, जो दूसरे ऊपर डिपेंड रहते हैं विषमपोषी, है ना। और यहाँ पर देखो आप पेड़ पौधे के बारे में डिस्कस करते हैं तो आपको पता होगा कि जो पेड़ पौधे होते हैं अपना भोजन, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है इनमें, प्रकाश संश्लेषण की फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है, इसके माध्यम से पेड़ पौधे होते हैं अपना भोजन पकाते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण है इसके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। देखो प्रकाश संश्लेषण के बारे में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहली बात तो प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, ध्यान रखना ये प्रश्न 2018 रेलवे ग्रुप डी में बहुत बार पूछा गया था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से किस चीज की आवश्यकता नहीं होती। तो ध्यान रखना प्रकाश संश्लेषण के लिए एक तो चाहिए होगी कार्बन डाइऑक्साइड, एक चाहिए होगा वाटर, एक चाहिए होगा आपका पर्णहर
पर्णहरित और एक चाहिए होगा सूर्य का प्रकाश। 4 चीजों की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए। अगर इनके अलावा कोई चीज आपको दी गई ऑप्शन में, है ना, तो आपको ध्यान रखना है कि वो प्रकाश संश्लेषण में काम नहीं आती है। जैसे यहाँ पर पूछता है कि आप ऑक्सीजन है वो प्रकाश संश्लेषण में काम आती है नहीं आती, तो ध्यान रखना ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण में काम नहीं आती है। ऑक्सीजन तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट के रूप में बनती है। तो देखिए जो पेड़ पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने के लिए क्या करते हैं, आपके वायुमंडल जो होती है उससे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, वाटर ग्रहण करते हैं, और पेड़ पौधों में क्या पाया जाता है, एक आपका पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल नाम का एक वर्णक पाया जाता है, एक पिगमेंट पाया जाता है। यह पर्णहरित जो होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और वाटर है, ये आपके गाइज पहले तो आपका एक ग्लूकोज के रूप में और आपका ऑक्सीजन के रूप में ये अपने उत्पाद बनाते हैं। तो इस प्रकार से आपकी प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है दोस्तों। अब सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर जो पर्णहरित है यानी क्लोरोफिल है ये क्या काम आता है ना। जो आपका हरित लवक बोले या क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट के रूप में इसमें क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित पाया जाता है। इसका काम क्या होता है गाइज, ये जो होता है ना, ये आपके सूर्य की जो प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश, उससे एक विशेष प्रकार की तरंग दैर्घ्य होती है उसको अवशोषित करता है। ये आपको ध्यान रखना है। यह सूर्य के प्रकाश से यानी कि आपका जो क्लोरोफिल होता है ना, एक विशेष प्रकार के तरंग दैर्घ्य वाली आपकी सूर्य की प्रकाश किरणों को अवशोषित करता है। ये आपको ध्यान रखना है। और यही फिर आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसको आपके ग्लूकोज या आप बोले तो, है ना, ये आपका कार्बोहाइड्रेट है इसके रूप में आपका कन्वर्ट करता है। तो ये आपका काम होता है किसका, जो क्लोरोफिल वर्णक होता है उसका। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लोरोफिल वर्णक के रूप में आपको पता होगा यहाँ पर क्या पाया जाता है, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषी वर्णक के रूप में, है ना, यहाँ पर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। यानी एग्जाम में पूछता है कि पेड़ पौधों में आपका जो फोटोसिंथेसिस लिगामेंट होता है, लिगामेंट ने पिगामेंट जो होता है उसके रूप में क्या पाया जाता है, जो यानी कि प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्या होता है पेड़ पौधों में। तो ध्यान रखना यहाँ पर क्लोरोफिल पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लोरोफिल के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है स्ट्रोमा जिसको हम रंध्र भी बोलते हैं, है ना, एक होता है ग्रेना वाला पार्ट। अब यहाँ पर दोनों में अलग अलग चीजें होती हैं। जो स्ट्रोमा वाला भाग होता है उसमें अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। देखो अप्रकाशिक क्या है, प्रकाशिक क्या है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ये आपके जो प्रकाश संश्लेषण है ना उसके 2 भाग होते हैं। एक होती है प्रकाशिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है, एक होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया जो प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है। तो यहाँ पर 2 भाग होते हैं आपके। जो क्लोरोफिल होता है उसमें एक में होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया, ध्यान रखना स्ट्रोमा में होती है, ये एग्जाम में पूछा गया है, और एक आपकी होती है प्रकाशिक जो आपकी ग्रेना के अंदर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। एक चीज और आप नोट करना कि जो बड़े पौधे होते हैं यानी कि उच्च पौधे जो होते हैं उनमें गाइस 4 प्रकार के हरित लवक, 4 प्रकार के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। कौन कौन से, 2 तो क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, एक होता है इनके अंदर कैरोटीन और एक होता है इनके अंदर जैंथोफिल, ये आपको ध्यान रखना है, जैंथोफिल। तो 4 प्रकार के हरित लवक, 4 प्रकार के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं बड़े जो पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर। अब यहां पर बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कैसे कैसे होती है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के कौन कौन से चरण होते हैं। देखिए यहां पर देखो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया 2 भागों में होती है, लेकिन मैं आपको इसकी पूरी प्रोसेस बताऊं कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कैसी होती है। तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के लिए सबसे पहले क्या होता है, जो आपका देखो पहला जो होता है वो होता है क्लोरोफिल, जो होता है ना क्लोरोफिल, वो आपके जो क्लोरोफिल होता है यानी कि प्रकाश संश्लेषी जो वर्णक होता है सबसे पहले सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। पहला स्टेप तो ये हो गया। दूसरा स्टेप में क्या करता है, आपका जो प्रकाश ऊर्जा होती है ना, जो सूर्य का प्रकाश ग्रहण कर लिया है क्लोरोफिल ने, वो क्या करता है, जो आपका वाटर है यानी कि जल है, इसको H2O को आपका H2 और O2 यानी कि आपके ऑक्सीजन और आपके हाइड्रोजन है इसके रूप में ब्रेक करता है। और तीसरा फिर क्या करता है, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट जो आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है यह आपके किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, आपके कार्बोहाइड्रेट के रूप में। तो 3 चरणों में आपकी अभिक्रिया होती है, लेकिन इसको 2 भागों में पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 2 भागों में, एक तो आपका प्रकाश अभिक्रिया के भाग में और एक हम अप्रकाशिक अभिक्रिया के रूप में इसको पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले पढ़ते हैं प्रकाश अभिक्रिया, यानी कि इसको बोलते हैं लाइट रिएक्शन। नाम से ही पता लग रहा है यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो पर्णहरित होता है मतलब क्लोरोफिल होता है, वह एक निश्चित तरंग दैर्घ्य वाली जो प्रकाश किरणें होती है उनका अवशोषण करता है ना। और पर्णहरित होता है वो अपनी उत्तेजित अवस्था में हो जाता है, मतलब कि एक्साइटेड अवस्था में आ जाता है, एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। फिर क्या करता है ना, जो आपका जो प्रकाश ग्रहण किया है
समझना इसको, जब आपका प्रकाश ग्रहण कर लिया, जो आपका क्लोरोफिल है उसने, तो वो जो प्रकाश ग्रहण किया है उसकी सहायता से जो वाटर है यानी कि ये जो जल है इसका क्या होता है, प्रकाशिक अपघटन होता है, यानी कि आपका फोटोलाइसिस होता है। फोटोलाइसिस का मतलब क्या होता है कि प्रकाश की उपस्थिति में किसी चीज को ब्रेक करना। तो यहां पर प्रकाश अपघटन होता है जिसमें वाटर जो होता है वो आपके H2+O2 के रूप में ब्रेक हो जाता है और यहां से क्या होता है, ऑक्सीजन निकलती है, ऑक्सीजन का निकास होता है। तो इस प्रकार से प्रकाश अभिक्रिया होती है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रकाश अभिक्रिया के रूप में क्या होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं एटीपी के रूप में ऊर्जा क्या करते हैं, निकालते हैं और ऊर्जा संग्रहण हो जाता है। और फिर यहां पर एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है, मैंने आपको यह बताया था प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया जो होती है प्रकाशिक वाली, वो आपके ग्रेना के अंदर होता है और ग्रेना के अंदर एक थैली पाई जाती है, इसको बोलते हैं आपका थाइलेकोइड, इसके अंदर पाई जाती है। इसके अंदर आपकी जो क्लोरोप्लास्ट होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक संरचना होती है थाइलेकोइड, इसके अंदर गाइज जो आपकी प्रकाश अभिक्रिया होती है, लाइट रिएक्शन होती है, वो होती है। अब इसका जो दूसरा स्टेप होता है आपकी फोटोसिंथेसिस का, वो आपका होता है अप्रकाशिक अभिक्रिया, मतलब डार्क रिएक्शन। इसमें क्या होता है, यहां तक देखिए, इसके बाद क्या होता है, यहां पर देखिए हमने क्या कर लिया था, जो वाटर था इसका ब्रेक कर लिया था H2O2 में। इसके बाद क्या होता है, जो पर्णहरित क्लोरोफिल है, ये CO2 जो है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसको क्या करता है गाइज, कार्बोहाइड्रेट के रूप में बना देता है। मतलब इस अभिक्रिया में हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश का काम क्या होता है, जो वाटर है, वाटर को H2 और O2 में ब्रेक करना होता है। उसके बाद आपका जो प्रकाश है उसकी कोई जरूरत नहीं होती है। उसके बाद आपके पेड़ पौधे होते हैं और बिना प्रकाश की उपस्थिति में जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको कार्बोहाइड्रेट के अंदर यानी कि ग्लूकोज होता है, इसके अंदर क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। और यह जो अभिक्रिया होती है वो आपके स्ट्रोमा के अंदर होती है, यानी कि आपके जो रंध्र जो होते हैं, स्ट्रोमा जो होती है, उनके अंदर होती है ना। और ध्यान रखना है कि इसमें प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब जो आपकी अप्रकाशिक जो अभिक्रिया होती है, डार्क रिएक्शन होती है, इसमें का सबसे पहला जो प्रोडक्ट बनता है ना, वो क्या बनता है, PGA। PGA का मतलब होता है कि फास्फोग्लिसरिक एसिड। क्या होता है, फास्फोग्लिसरिक एसिड। और ध्यान रखना, जो फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है इसमें 3 कार्बन पाए जाते हैं। फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है, ये 3 कार्बन वाला एक अम्ल होता है। इस वजह से गाइज ये जो प्रोसेस होती है जिसके अंदर PGA बनता है उसको हम C3 चक्र बोलते हैं और इसे हम केल्विन चक्र भी बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है ना। तो ये था गाइज आपका प्रकाश संश्लेषण। मैं आपको एक बार फिर से आपको बता दूं प्रकाश संश्लेषण कैसे कैसे होता है। सबसे पहले क्या होता है, आपका जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। इसके बाद जो सूर्य का प्रकाश है वो जो H2O है, वाटर है, इसको ब्रेक करता है H2 और O2 के रूप में। ये काम हो गया। ये काम किसकी उपस्थिति में होता है, प्रकाश की उपस्थिति में, तो इसे बोलते हैं प्रकाश अभिक्रिया। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो आपका CO2 है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या करता है, ये जो पर्णहरित की सहायता से पर्णहरित होता है CO2 को आपके इसके अंदर कन्वर्ट कर देता है। किसके अंदर, आपके ग्लूकोज बोले या आप कार्बोहाइड्रेट बोलो, इसके अंदर कन्वर्ट कर देता है। और इस प्रकार से आपकी जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है वो संपन्न हो जाती है। ध्यान रखना, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के दौरान कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, ये एग्जाम में पूछे गए थे गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 प्रोडक्ट बनते हैं। एक आपका बनता है आपका ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट बोलो, और दूसरा होता है वाटर, और तीसरा यहाँ पर होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही पूछ जाती है। तो ध्यान रखना, ये आपके प्रोडक्ट के रूप में बनती है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो गाइज इस प्रकार से आपकी प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है। अब यहां पर क्या होता है गाइस, जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन होती है उसको बहुत सारे फैक्टर क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, यानी कि यह बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। तो देखो कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर डिपेंड होती है आपकी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। पहला, सूर्य का प्रकाश। आपको पता होगा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही आपका क्लोरोफिल है वो क्या करता है, क्लोरोफिल प्रकाश को ग्रहण करके आपका जो H2 है इनकी वाटर है इसको तोड़ता है ना, इसका विघटन करता है। अब मान लीजिए प्रकाश कम है, यानी कि आपकी जो लाइट है वो कम है, मान लीजिए सूर्य सुबह का दिन है या शाम का दिन है, तो उस समय पेड़ पौधों को पर्याप्त रोशनी नहीं मिल पाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है, उसकी दर, उसकी रेट कम हो जाती है। इसका मतलब क्या है, जितना ज्यादा प्रकाश होगा उतनी तेज आपकी
प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होगी, और प्रकाश जितना कम होगा उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता जितनी कम होगी, आपका जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है उतनी ही धीरे होगी, है ना। आगे बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जितनी ज्यादा यहां पर मिलेगी पेड़ पौधों को आसानी से, उतनी ही तेजी से आपकी जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है वो यहां पर होगी। अगला यहां पर तापमान यानी कि टेम्परेचर आपको पता ही होगा, टेम्परेचर और सूर्य का प्रकाश बात एक ही है, लेकिन इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता है वो अच्छी होनी चाहिए प्रकाश की, तब जाके आपकी जो प्रकाश अभिक्रिया तेज होगी। इसके अलावा वाटर, आपको पता होगा वाटर जो है, वाटर इसकी आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए, तो पेड़ पौधों के पास पर्याप्त पानी भी होना चाहिए, तभी आपकी प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया संपन्न हो पाएगी। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए क्लोरोफिल एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है इस अभिक्रिया का, क्योंकि क्लोरोफिल होता है वही आपके प्रकाश को ग्रहण करता है और वही आपके जो वाटर होता है इसका ब्रेकअप करता है, और आपके जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको आपके कार्बोहाइड्रेट के अंदर चेंज करता है। अगर आपका जो क्लोरोफिल नहीं हो तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया हो ही नहीं सकती। तो ये सारे गाइस क्या होते हैं, आपका जो फैक्टर होते हैं जो आपके क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया को कंट्रोल करते हैं। तो इस प्रकार जो पेड़ पौधे होते हैं वो भोजन के रूप में प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया करके अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन इसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, पेड़ पौधे खनिज और लवण भी भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, और वो अपनी जड़ों के माध्यम से, रूट के माध्यम से जो खनिज है, मिनरल है और वाटर है उनको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ये भी आपके आपका जो पादप है उनके पोषण यानी कि न्यूट्रिशन के अंदर ही आता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर आपको एक चीज और नोट करनी है दोस्तों, वो क्या कि यहां पर जीवाणु ये प्रकाश संश्लेषण भी होता है, यानी कि बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस क्या चीज होती है दोस्तों। कुछ आपके ऐसे जीवाणु होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो भी गाइस आपके प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये पेड़ पौधे तो नहीं होते, लेकिन ये जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करते हैं और खुद का भोजन पकाते हैं। कौन से होते हैं वो, एग्जाम्पल ध्यान रखना। एक तो आपका होता है नील हरित शैवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक आपका होता है बैंगनी जीवाणु, ये दोनों जो होते हैं गाइस वो आपके क्या होते हैं, ये दोनों के दोनों आपके जीवाणु प्रकाश संश्लेषण यानी कि बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस इनके अंदर पाया जाता है। मतलब क्या होते हैं, ये भी आपका फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना भोजन पकाते हैं। जो आपका नील हरित शैवाल होता है ना, ये वाटर के अंदर पाई जाती है, आपको बताऊंगा। पानी के अंदर आपने देखा होगा जंग से लग जाती है, साइडों में हरी हरी सी, है ना, जो यहाँ पर वनस्पति से पैदा हो जाती है, उससे हम क्या बोलते हैं, नील हरित शैवाल। सो गाइस ये था आपके पादपों में न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिशन इन प्लांट। सो गाइस लाइट चली गई है तो एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम अगला टॉपिक है उसको पढ़ते हैं। ये अपना न्यूट्रिशन है, ये यहीं पे खत्म होता है, अगला जो टॉपिक है उसको हम पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों अब यहां पर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए दूसरी जो प्रोसेस होती है पेड़ पौधों में वो आपकी होती है रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन। अब देखिए पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, जो पेड़ पौधे होते हैं ना हमारी तरह ही श्वसन क्रिया करते हैं, यानी कि हम भी ऑक्सीजन को श्वसन के रूप में लेते हैं, तो पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन के रूप में श्वसन क्रिया करते हैं। ध्यान रखना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर उनसे पूछते हैं ना कि पेड़ पौधे कौन सी गैस श्वसन क्रिया में काम लेते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बताते हैं, लेकिन दोस्तों ये इसका राइट आंसर नहीं है। पेड़ पौधे हमारी तरह ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल आपके श्वसन क्रिया में करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस त्यागते हैं। फिर ये ऑक्सीजन का लोचा कहां से आया, ऑक्सीजन का लोचा आया आपके जो प्रकाश संश्लेषण होता है ना उससे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप आपके ऑक्सीजन गैस बनती है और प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस काम लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए पेड़ पौधों में श्वसन की क्रिया होती है ना, उसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज उसका क्या होता है ध्यान रखना, आपका विखंडन हो जाता है। देखो और देखो ये आपका ग्लूकोज है, ये आपका ऑक्सीजन लिया पेड़ पौधों ने और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, जल बनेगा और यहां पर देखिए ये यहां पर ऊष्मा भी बाहर निकलती है। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि श्वसन क्रिया होती है एक
आपकी तापीय ऊर्जा होती है, यानी कि तापीय अभिक्रिया होती है, मतलब इसके फलस्वरूप तापीय मतलब एनर्जी जनरेट होती है। अब दोस्तों ये जो अभिक्रिया होती है उसमें हम ऊष्माक्षेपी भी कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि इस अभिक्रिया के फलस्वरूप यहां पर टेम्परेचर है, मतलब ऊष्मा है, हीट है, वो बाहर निकलती है, इसलिए श्वसन है एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि श्वसन जब होता है किसी भी जीव में तो उसमें रासायनिक जो ऊर्जा होती है, केमिकल जो एनर्जी होती है, वो आपके तापीय ऊर्जा है ना, थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ये प्रश्न में आपके बार बार पूछा जाता है। पेड़ पौधे हमारी तरह ही श्वसन क्रिया में, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन गैस काम में लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं लेते हैं, कहा ना, गलत मत करना। आगे बात करते हैं, कोई भी जीव होता है जब वह श्वसन क्रिया करता है तो ध्यान रखना, श्वसन क्रिया के फलस्वरूप पहला जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो ध्यान रखना है कि श्वसन क्रिया में जो प्रथम चरण होता है, फर्स्ट स्टेप होता है, उसमें ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन होता है। तो यहां पर एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि ग्लूकोज का विखंडन किस में होता है, ध्यान रखना पायरुवेट में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका होता है पेड़ पौधे में श्वसन की क्रिया, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब दोस्तों एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि रात के समय जो पेड़ होते हैं, छोटे पेड़ नहीं, जो बड़े पेड़ होते हैं स्पेशली, उनके नीचे नहीं सोना चाहिए। अब ऐसा क्यों कहा जाता है कि भाई रात्रि के समय पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए? दोस्तों यहां पर दो चीजें मैंने आपको अभी बताई थी, एक होती है प्रकाश संश्लेषण, है ना, एक होती है आपकी श्वसन क्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश की उपस्थिति में जो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं और आपकी ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। लेकिन रात के समय क्या होता है, रात में सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता, तो इस वजह से प्रकाश संश्लेषण क्रिया तो नहीं होती है। लेकिन जो पौधों में दूसरी क्रिया होती है श्वसन क्रिया, श्वसन क्रिया में पेड़ पौधे हमेशा 24 घंटे आपके ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते रहते हैं। इस वजह से रात के समय में क्या होता है, जो बड़े पेड़ होते हैं उनके नीचे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठी हो जाती है। इस वजह से अगर कोई आदमी आपके रात के समय पेड़ पौधों के नीचे सोता है, बड़े पेड़ पौधों के नीचे, तो उसको पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और कई केसेस में उसकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है, रात्रि के समय जो बड़े पेड़ होते हैं उनके नीचे नहीं सोना चाहिए। स्पेशली जो बरगद का पेड़ होता है ना, तो बड़े पेड़ जो होते हैं ना, हैवी है ना, बड़े, उनके नीचे नहीं सोना चाहिए, इसको आप ध्यान रखना। ओके, अब यहां पर बात करते हैं तीसरी चीज, पेड़ पौधों में परिवहन, यानी कि पेड़ पौधों में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। पेड़ पौधों में दो तीन चीजों का ट्रांसपोर्ट होगा। पहली बात तो जो प्रकाश संश्लेषण से जो उन्होंने भोजन बनाया है उसका, और दूसरा खनिज और लवण का। तो यहां पर दोनों को अलग अलग पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो भोजन बना है, पहले हम पढ़ते हैं गैसों का परिवहन, है ना, जो गैस होती है पेड़ पौधों में कैसे उनका ट्रांसपोर्ट होता है उसको पढ़ते हैं पहले। तो देखिए, जो गैस होती है, गैसों का विनिमय आपको ध्यान रखना किसके माध्यम से होता है, रंध्र जो होते हैं, स्ट्रोमेटा जो होते हैं, उनके माध्यम से होता है। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, पेड़ पौधों में जो गैस का परिवहन होता है वो कौन करता है, ध्यान रखना, रंध्र करता है, स्ट्रोमेटा करता है। और मुख्यतः कौन सी गैसों का आदान प्रदान होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों का ही आपका जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें मुख्य रूप से क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको मैंने पहले बता दिया है कि रात के समय पेड़ पौधे केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकालते हैं। रात में आपसे पूछ लेगा कि पेड़ पौधे रात के समय कौन सी गैस मुक्त करते हैं, ध्यान रखना सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और दिन के समय ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही मुक्त करते हैं। आगे बात करते हैं, आपके जो रंध्र जो होते हैं स्टोमेटा कहां पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, रंध्र जो होते हैं, जो गाढ़ कोशिकाएं होती हैं, है ना, गाढ़ सेल जो होती हैं, उनके अंदर पाया जाता है। उनसे आपके जो रंध्र उनका निर्माण होता है। जी एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि जो आपके रंध्र जो होते हैं कहां पर बनते हैं, कहां से पाए जाते हैं, कौन सी कोशिकाओं से। तो ध्यान रखना, गाढ़ सेल यानी कि रक्षा कोशिका बोल सकते हो, इनसे गाइस आपके जो रंध्र होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, वो आपके बनते हैं। आगे बात करते हैं, ये तो हो गया पेड़ पौधों में जो गैस होती है उनका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। अब बात करते हैं पेड़ पौधों में जो भोजन बनता है ना, जो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस से जो प्रोडक्ट बनता है, और आपका जो खनिज लवण मिनरल और वाटर जो होता है, खनिज लवण, है ना, और वाटर पानी का परिवहन कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए,
पेड़ पौधों में जो जल होता है और आपका जो खनिज लवण है, लेकिन खनिज और दोनों है ना, वाटर। पेड़ पौधों में जो जल होता है, वाटर होता है, और जो खनिज होता है, इसका परिवहन कौन करता है, ध्यान रखना, एक उत्तक करता है, जाइलम टिश्यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। जाइलम उत्तक जो होता है, जाइलम टिश्यू जो होता है, पेड़ पौधों में जो वाटर होता है और मिनरल होता है उसकी सप्लाई के लिए जिम्मेदार होता है ना। और आपको ध्यान रखना है कि जो आपका जो वाटर होता है और मिनरल होते हैं वो कहां से प्राप्त होते हैं पेड़ पौधे को, वो आपके प्राप्त होते हैं जड़ों, जो रूट होती है ना, जड़, उनसे प्राप्त होते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण से नहीं बनते, ध्यान रखना। तो आपके जो जल होता है, वाटर जो होता है, और आपका जो मिनरल होते हैं, वो रूट क्या करती हैं, जमीन से निकालते हैं, मिट्टी के अंदर से, और उसको आपका जो जाइलम टिश्यू है ना, जाइलम उत्तक है, वो क्या करता है, आपके तना जो होता है, स्टेम, और जो पत्तियां होती है, लीव्स जो होती हैं, ब्रांच जो होती है, शाखाएं जो होती है, यानी कि जड़ से ले जाकर पौधे के विभिन्न भागों में ले जाता है कौन, आपका जाइलम उत्तक। आगे बात करते हैं लवणों के बारे में कि लवण कौन कौन से ग्रहण करते हैं। तो पेड़ पौधे मुख्यतः देखो, एक तो फास्फोरस, एक नाइट्रोजन और अन्य लवण होते हैं, वो आपके मिट्टी से ही प्राप्त करता है। और ध्यान रखना है, यह आपके वही जड़ जो होती है, रूट होती है, वो जमीन से निकालकर आपके पेड़ पौधों के विभिन्न भागों में सप्लाई करती है, किसकी सहायता से, जाइलम टिश्यू की, है ना। अब यहां पर बात करते हैं, ये तो बात हो गई खनिज और लवण की। अब बात करते हैं भोजन जो होता है, भोजन का परिवहन पेड़ पौधों में कौन करता है। तो मैंने आपको ऑलरेडी आपको जब मैंने प्लांट टिश्यू पढ़ाया तब आपको बताया था, जाइलम और फ्लोएम होते हैं, दोनों आपके भोजन और खनिज लवण के परिवहन के लिए जिम्मेदार होते हैं पेड़ पौधों के अंदर। तो यहां पर देखिए, आपका जो प्रकाश संश्लेषण, जो फोटोसिंथेसिस होता है, उससे जो भी न्यूट्रिशन बनता है, जो भी भोजन बनता है, कार्बोहाइड्रेट जो बनता है ना, ग्लूकोज जो बनता है, उसको गाइस फ्लोएम टिश्यू जो होता है वो आपके पहुंचाता है। कहां से, ये भी ध्यान रखना, ये एग्जाम में बार बार पूछ जाता है कि फ्लोएम टिश्यू होता है आपके भोजन को कहां से कहां ले जाता है। तो ध्यान रखना, पत्तियां जो होती है, आपको पता होगा भाई, पत्तियां जो होती है ना, पत्तियों में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। तो पत्तियों, स्पेशली पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल। तो होता क्या है, जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में जो भोजन बना है, जो पोषण बना है आपका पेड़ का या पौधों का, उसको पत्तियों से ले जाकर तने, स्टेम और जड़ों तक पहुंचने का काम कौन करता है, फ्लोएम टिश्यू। ध्यान रखना, आपका जो जाइलम होता है वो जड़ से निकालता है पानी को, है ना, पानी और लवण को, और ले जाता है ऊपर की ओर, यानी कि आपके तना है, पत्तियां हैं, ब्रांच शाखाएं। लेकिन आपका जो फ्लोएम है वो पत्तियों से भोजन को लेके आता है तना की ओर, नीचे जड़ की ओर। ध्यान रखना, दोनों एक दूसरे के उल्टे काम करते हैं, है ना। तो ध्यान रखना है, आपका जो फ्लोएम जो होता है वो पत्तियों से, जो प्रकाश संश्लेषण से जो भोजन बना है उसको तने और जड़े तक पहुंचाता है। आगे बात करते हैं, फ्लोएम जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण जो बनने वाला भोजन है, उसके अलावा जो आपका एमिनो एसिड है उसका भी परिवहन करता है हमारे शरीर में, हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं उनके शरीर में। ध्यान रखना, पेड़ पौधों में जो फ्लोएम जो होता है ना, वो एमिनो एसिड का भी क्या होता है, परिवहन करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहां पर एक स्पेशल चीज आपको ध्यान रखना है कि जब बसंत ऋतु आती है ना, स्प्रिंग जब आती है, बसंत ऋतु जब आती है, तो आपने देखा होगा पेड़ पौधे होते हैं उनके पत्तियां झड़ जाती हैं। तो इस स्थिति में वो प्रकाश संश्लेषण कैसे करते हैं, ध्यान रखना, तना जो होता है, तना, उससे वो प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं, क्योंकि तना जो होता है उसमें भी आपका हरा, यानी कि क्लोरोफिल जो होता है, हरित लवक होता है, वो मौजूद होता है। इस वजह से वो आपके तने की सहायता से भी आपके क्या कर देती हैं, आपके प्रकाश संश्लेषण कर पाती हैं। इस स्थिति में आपको ध्यान रखना है, जो बसंत ऋतु होती है, बसंत ऋतु में क्या होता है, जो जड़ होती है और तना, पत्तियां तो होती नहीं है, तो जड़ और तना जो होती है वो आपके जो शर्करा है, यानी जो शुगर है, उसका स्टोरेज कर लेती है। और वो शुगर है, जो आपका शर्करा है, वो गाई जो कलिकाएं बनती है ना, जो फूल, नई नई कलिकाएं बनती हैं, फूल उत्पन्न होते हैं, फल जो बनते हैं, नई नई जो कलिकाएं बनती हैं, उनमें गाई जो शर्करा है वो यहां पर ट्रांसफर हो जाती है। ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जड़ होती है किस प्रोसेस के थ्रू पानी को अवशोषित करती हैं, यानी कि किस प्रोसेस के थ्रू अब्सॉर्ब करती हैं, या ना। तो ध्यान रखना है, ऑस्मोसिस यानी कि परासरण, परासरण क्रिया के फलस्वरूप ही जो आपकी जड़ होती है वो आपके पानी जो होती है उसको अवशोषित कर पाती है। परासरण के बारे में मैं ऑलरेडी आपको डिटेल से करा चुका हूं, परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस आपको पहले ही बता चुका हूं। जो हमारे घरों में आरओ लगाए जाते हैं ना, आरओ नाम ही पूरा नाम ध्यान रखना, आरओ का मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी कि व्युत्क्रम परासरण। ध्यान रखना, मैं आपको ऑलरेडी ये चीजें आपको बायोलॉजी के अंदर करा चुका हूं, ठीक है। तो ये था आपका पेड़ पौधों में जो परिवहन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, वो कैसे कैसे होता है, गैसों का, और आपका जो भोजन होता है खनिज लवण उसका। अब यहां पर आगे बात करते हैं पदार्थ, आपके जो पादप होते हैं
उनके अंदर अगली जो क्रिया होती है वो आपकी होती है उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रिएशन। और ध्यान रखना इसमें मेन जो होता है उत्सर्जन के रूप में वो आपका होता है वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपिरेशन। इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि पेड़ पौधे कौन कौन से उत्सर्जित पदार्थ हैं बाहर निकालते हैं। तो ध्यान रखना पेड़ पौधे होते हैं वे प्रकाश संश्लेषण के थ्रू एक अपशिष्ट निकालते हैं जिसे बोलते हैं ऑक्सीजन गैस। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर जा चुकी है, यहाँ पर बारिश का मौसम हो रहा है इस वजह से। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा और बचा हुआ है, इसको मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए आप जो वाष्पोत्सर्जन है मतलब ट्रांसपिरेशन इसको देख रहे थे, तो देखिए यहाँ पर जो प्रकाश संश्लेषण जो होता है ना यानी कि फोटोसिंथेसिस, इसके फलस्वरूप जो पेड़ पौधे अपशिष्ट पदार्थ के रूप में अपने शरीर से बाहर जो पदार्थ निकालते हैं वह आपकी होती है ऑक्सीजन गैस। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पेड़ पौधे रेजिन और गोंद भी निकालते हैं। आपको पता होगा गोंद तो आपने देखी होगी, गोंद और रेजिन है वो भी पेड़ पौधे अपने शरीर से उत्सर्जन के रूप में निकालते हैं। अब यहां पर बात करते हैं वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, मतलब ट्रांसपायरेशन क्या होता है। तो देखो ट्रांसपायरेशन का मतलब क्या होता है कि जब पेड़ पौधे आवश्यकता से अधिक जल का अवशोषण कर लेते हैं तो वे क्या करते हैं अपनी पत्तियों की सहायता से स्टोमेटा जो होते हैं, रंध्र जो होते हैं, उनकी सहायता से अपने पास जो एक्स्ट्रा पानी होता है मतलब अतिरिक्त जल जो होता है उससे छुटकारा पा सकते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं वाष्प उत्सर्जन यानी कि पानी का वाष्प के रूप में उत्सर्जित करना, है ना। तो ध्यान रखना है कि पेड़ पौधे ये जो प्रक्रिया है वो रंध्रों के माध्यम से करते हैं। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब पेड़ पौधे आपके रंध्रों के माध्यम से आपके पानी को बाहर निकालते हैं ना तो इस स्थिति से वातावरण पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ध्यान रखना वातावरण में नमी बढ़ जाती है ना, जो ह्यूमिडिटी हो जाती है वह आपके इंक्रीज हो जाती है वायुमंडल के अंदर। और ध्यान रखना है आपका जो वाष्प उत्सर्जन है इसको कई चीजें प्रभावित करती है। उनमें सबसे ज्यादा चीज प्रभावित करती है वो होती है ह्यूमिडिटी, यानी कि आपका जो मौसम है उसमें कितनी आर्द्रता है ना। तो ध्यान रखना है कि जितनी ज्यादा आर्द्रता होती है ना, जितनी ज्यादा आर्द्रता होती है उतनी ही कम क्या होता है पेड़ पौधे होते हैं वाष्प उत्सर्जन करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका होता है वाष्प उत्सर्जन, है ना। अब यहाँ पर आगे बात करते हैं दोस्तों जिसको हम बोलते हैं बिंदु स्राव। ये क्या चीज होती है ना। तो देखिए जब आप पीपल के पेड़ के नीचे अगर आप खड़े रहे होंगे तो आपने जरूर अक्सर चीजें नोट की होंगी कि जो पीपल का पेड़ होता है उसकी पत्तियों से जो पानी है एक बूंद के रूप में गिरने लग जाता है, मतलब इकट्ठा होके और पानी है जो बूंद के रूप में गिरने लग जाता है बिना किसी बारिश के मौसम में। तो गाइस ये जो प्रोसेस होती है ना उसको हम बोलते हैं बिंदु स्राव यानी कि गुलेटेशन। अब देखिए जो गुलेटेशन होता है उसका मतलब क्या होता है कि जो पत्तियां होती हैं, कलिकाएं जो होती हैं, वहां से क्या होता है कि पानी रिस रिस के पेड़ में से बाहर निकलता है और बूंद के रूप में निकलकर गिर जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बिंदु स्राव। और ध्यान रखना है जो बिंदु स्राव होता है ना जिस स्थान से होता है उसको हम बोलते हैं जल रंध्र, है ना, यानी कि हाइड्रोथोडेस इसको बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। सो गाइस ये था आपके जो पादप होते हैं उनके अंदर प्रमुख क्रियाएं। अब यहाँ पर पादप हार्मोन है जिनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पादप हार्मोन के भी बहुत सारे क्वेश्चंस रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब यहां पर देख लेते हैं पादप हार्मोन के बारे में, प्लांट हार्मोन के बारे में। एनिमल हार्मोन जो है इनके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, उनको हम ऑलरेडी आपको करवा चुके हैं, तो उनको आप देख सकते हैं। ठीक है, बायोलॉजी के बाद में मैंने जो आपको जो हार्मोन है यहाँ पर करवा दिए, ह्यूमंस के अंदर कौन कौन से हार्मोन पाए जाते हैं वो ऑलरेडी हमने कवर अप कर लिए हैं। अब देखिए वापिस से देख लेते हैं कि हार्मोन क्या चीज होती है। अब देखिए हार्मोन ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक एलिमेंट होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक क्या होते हैं आपके सब्सटेंस होते हैं जो जीवों में होने वाली, लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाली विभिन्न रासायनिक क्रियाएं जो होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, इसके अलावा ग्रोथ जो होती है, वृद्धि होती है, डेवलपमेंट होता है, प्रजनन, रिप्रोडक्शन आदि को कंट्रोल करते हैं। ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं गाइज, उन्हें हम बोलते हैं हार्मोन। ये आपको ध्यान रखना है। और जो हार्मोन होते हैं ना, हार्मोन ज्यादातर आपकी जो ग्रंथियां होती हैं या कोशिकाएं होती हैं उनसे क्या होता है गाइज, सीक्रेट होते हैं, उनसे ही उत्पन्न होते हैं। अब देखिए जो पादप के जो हार्मोन है ना इनको गाइज दो चीजों में, दो कैटेगरियों में कैटेगराइज किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक होते हैं आपके वृद्धि प्रवर्धक, यानी कि जो पेड़ पौधों में होने वाली वृद्धि है उसको बढ़ाने में हेल्प करते हैं, जैसे आपका ऑक्सीन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है। और कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो वृद्धि को रोकते हैं, जैसे आपका एब्सिसिक एसिड और आपका एथिनिल। तो इन सब के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए टोटल यहाँ पर मेन रूप से तो आपके 6 होते हैं, लेकिन 7 अमीन के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। तो चलिए एक एक के बारे में पढ़ते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सिन हार्मोन। तो ऑक्सिन हार्मोन है, इसकी खोज आपके डार्विन ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। और जो आपका ऑक्सिन हार्मोन है, इसका जो केमिकल नाम होता है, रासायनिक नाम होता है, वो आपका होता है IAA। ध्यान रखना, IAA का मतलब होता है कि आपका इंडोल एसिटिक एसिड। ध्यान रखना, इंडोल एसिटिक एसिड होता है, वो आपका ऑक्सिन हार्मोन का रासायनिक नाम होता है। ये एग्जाम में पूछा गया था 2018 में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए, पहली बात तो ये पाया कहां जाता है, तो ये वाला जो हार्मोन होता है ऑक्सिन हार्मोन, यह पौधे के उस भाग में पाया जाता है जहां पर गाइज सक्रिय विभाजन होता है। मतलब क्या होता है कि वहां पर एक्टिव डिवीजन, मतलब लगातार वहां पर विभाजन होता रहता है और जो पेड़ होता है वो ग्रोथ करता रहता है। तो आपको पता होगा पेड़ में ग्रोथ कहां लगातार होती रहती है, एक तो जड़ों के अंदर, एक तने के अंदर, है ना, अग्र सिरे के ऊपर, और पत्तियों में, यहां पर लगातार ग्रोथ होती रहती है। तो यहां पर आपका ऑक्सिन हार्मोन पाया जाता है। अब बात करते हैं कि ऑक्सिन हार्मोन होता है, उसके पेड़ पौधों में क्या काम होते हैं। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो काम होता है गाइस, वो होता है ये वृद्धि में सहायता करना। प्रश्न सीधा पूछा गया था रेलवे ग्रुप डी में बहुत बार कि कौन सा हार्मोन पेड़ पौधों में वृद्धि हार्मोन के रूप में काम करता है, पेड़ पौधों में वृद्धि करता है। ध्यान रखना, आपका होता है ऑक्सिन हार्मोन। इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ध्यान रखना, वृद्धि हार्मोन ही होता है जो प्रकाश अनुवर्तन यानी कि फोटोट्रिज्म और गुरुत्व अनुवर्तन यानी कि ग्रेविट्रोपिज्म। अब देखिए दोनों चीजें क्या होती हैं। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, कल हमने जो हमने मार्फोलॉजी वाला चैप्टर था, प्लांट मार्फोलॉजी, उसमें आपको बताया था कि जब आपका कोई पेड़ होता है उसका कुछ भाग प्रकाश की दिशा में गति करने लग जाता है, उसे हम बोलते हैं प्रकाश अनुवर्तन। ये दो प्रकार का होता है। अगर प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है, प्रकाश की दिशा में, तो वो होता है धनात्मक, और अगर प्रकाश नहीं है, प्रकाश की अनुपस्थिति है, तो इसे बोलते हैं ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन। ये बहुत बार 2018 में पूछा गया था। इसके अलावा एक होता है गुरुत्व अनुवर्तन। गुरुत्व अनुवर्तन का मतलब क्या होता है, गुरुत्वीय की और मतलब पृथ्वी के अंदर की ओर आपका कोई पेड़ है, बीज है, उसको बोते हैं, तो एक भाग जड़ जो होती है वो आपके मिट्टी के अंदर गुरुत्वाकर्षण की ओर प्रेरित होती है, उसकी ओर क्या करती है, अपना गति करती है। उसे गाइस हम क्या बोलते हैं, ग्रेविट्रोपिज्म या जियोट्रोपिज्म, यानी कि गुरुत्व अनुवर्तन इसको बोलते हैं। तो जड़ जो होती है मेनली आपके गुरुत्व अनुवर्तन करती है, और आपका तना होता है, पत्तियां, फल वगैरह जो होते हैं आपके प्रकाश अनुवर्तन करते हैं। इसके अलावा ये जो होता है आपका जो ऑक्सिन हार्मोन, ये दोनों क्रियाओं का करता है, कंट्रोल करता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यह जड़ फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जड़ जो होती है, जड़ के बनाने में, फसलों को गिरने से बचाता है, और पत्तियों के झड़ने के ऊपर भी कंट्रोल करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो मेन काम होते हैं दो आपको ध्यान रखना है, ये वाले आपको ऑक्सिन हार्मोन के बारे में ध्यान रखना है, दो आपके ज्यादा होते हैं। आगे बात करते हैं दूसरा हार्मोन जिसको हम बोलते हैं जिब्रेलिन हार्मोन। जो जिब्रेलिन हार्मोन होता है वो कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में बात करते हैं। जिब्रेलिन हार्मोन आपकी जो कोमल पत्तियां होती हैं उनमें विकसित भ्रूण जो होते हैं उनके अंदर, अंकुरित बीज जो होते हैं उनके अंदर, बीज पत्र होते हैं उनके ऊपर, और जड़ के जो सिरे होते हैं उनके अंदर ये हार्मोन पाया जाता है। अब इसका जो कार्य है वो आपको ध्यान रखना गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा कार्य आपको ध्यान रखना है जिब्रेलिन के बारे में। जिब्रेलिन के बारे में आपको ध्यान रखना है कि यह जो होता है पादप की जो लंबाई होती है उसको कंट्रोल करता है, और अगर जिब्रेलिन हार्मोन की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो जो आपके पेड़ पौधे होते हैं बोनी प्रवृत्ति के पाए जाते हैं, मतलब बोने हो जाते हैं। ध्यान रखना, ये प्रश्न 2018 में एग्जाम हुई थी ग्रुप डी की, उसमें बार बार पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा हार्मोन की वजह से पेड़ पौधों में बोनापन हो जाता है। तो ध्यान रखना है कि जो बोनापन होता है पेड़ पौधों में, मतलब उनकी लंबाई कम हो जाती है, छोटे रह जाते हैं, वो आपके जिब्रेलिन हार्मोन के कारण ही होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो जिब्रेलिन हार्मोन के कारण ही पेड़ पौधे क्या होते हैं, आपके बोने हो जाते हैं। इसके अलावा यह बीजों के अंकुरण में भी हेल्प करता है और आपके लिंग निर्धारण में भी हेल्प करता है, लेकिन जो इसका मेन वर्क है ना वो गाइस ये ध्यान रखना, बोनी प्रजाति। ओके चलिए आगे बात करते हैं। सब हार्मोन के बारे में एक एक कार्य ध्यान रखना है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको साथ साथ बता रहा हूं। आगे बात करते हैं आपका साइटोकाइनिन जो हार्मोन है उसके बारे में। तो साइटोकाइनिन है ना, ध्यान रखना, इसको नोट डाउन कर लेना, याद कर लेना, रट लेना, कुछ भी कर लेना। कोशिका विभाजन, जो पेड़ पौधे होते हैं ना, पेड़ पौधों में सेल डिवीजन के लिए गाइज आपका साइटोकाइनिन हार्मोन जिम्मेदार होता है ना, ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। और काम याद रखो चाहे मत रखो, लेकिन ध्यान रखना जो आपका जो मेन कार्य होता है इसका वो होता है सेल डिवीजन,
यानी कि कोशिका विभाजन में हेल्प करता है पेड़ पौधों में, वो आपका होता है साइटोकाइनिन। इसके अलावा बीज के अंकुरण में हेल्प करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है, लेकिन जो मेन वर्क है वो याद कर लेना, मैं आपको साथ साथ बता चल रहा हूँ कि कोशिका विभाजन में आपका साइटोकाइनिन हार्मोन काम करता है। अब यहाँ पर बात करते हैं एब्सिसिक एसिड। अब देखो नाम से ही पता लग रहा है एसिड, इसका मतलब क्या है, यह एक ऐसा हार्मोन होता है जो आपके एसिडिक अवस्था मतलब अम्लीय अवस्था में पाया जाता है। अब इसका काम ध्यान रखना, कौन सा काम आपको बता रहा हूं, ये वाला काम। यह एक प्रकार का वृद्धि हार्मोन है, इसका मतलब यह पेड़ पौधों की वृद्धि को रोकता है। ध्यान रखना एग्जाम में आएगा कौन सा हार्मोन पेड़ पौधों की वृद्धि को रोकता है, ध्यान रखना एब्सिसिक एसिड। कंफ्यूज नहीं होना है, देखो एब्सिसिक एसिड क्या होता है, वृद्धि को रोकता है, लंबाई को नहीं। लंबाई को ये भाई साहब जो होता है ना, ये वाला कौन, जो आपके ये जो जिबरेलिन हार्मोन है वो लंबाई को रोकता है, ध्यान रखना, इसकी वजह से पेड़ पौधे बौने हो जाते हैं। लेकिन जो आपका एब्सिसिक एसिड है ना, ये ग्रोथ को रोकता है, मतलब जो वृद्धि हो रही है, पेड़ पौधा वृद्धि कर रहा है, डेवलपमेंट होता है, उसको रोक लेता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है एब्सिसिक एसिड वह अम्ल होता है, वो आपका वह क्या होता है, हार्मोन होता है जो पेड़ पौधों के अंदर होने वाली जो वृद्धि होती है, विकास होता है, उसको रोकता है, उसको बाधित करता है। तो ध्यान रखना पेड़ पौधों की वृद्धि में बाधित जो हार्मोन होता है वो आपका होता है एब्सिसिक एसिड, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो ये आपके सेल डिवीजन को भी रोकता है, ये भी ध्यान रखना है, यानी कि जो वृद्धि होती है, वृद्धि किससे होगी, सेल डिवीजन से। तो ये क्या करता है गाइस, ये आपके सेल डिवीजन को ही रोक देता है। और इसके बारे में ये लाइन भी गाइस इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन भी 2018 में बार बार पूछा गया था कि जो स्टोमेटा जो होते हैं, है ना, स्टोमेटा जो होते हैं उनको क्लोज बंद चालू कौन करता है। जो पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर रंध्र जो होते हैं, स्टोमेटा जो होते हैं, जिनसे आपके पानी और ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे होती है, उनका विनिमय होता है। तो जो स्टोमेटा जो होते हैं, रंध्र जो होते हैं ना, उनको बंद कौन करता है, ध्यान रखना आपका जो ये हार्मोन है एब्सिसिक एसिड यही करता है। इसके अलावा जो पत्तियां होती हैं, आपको पता होगा पत्तियां गिर जाती हैं पेड़ पौधों की एक निश्चित टाइम के बाद, तो गाइस गिरने में भी आपका यही हेल्प करता है, ये आपको ध्यान रखना है। एब्सिसिक एसिड होता है पेड़ों की जो पत्तियां गिरती हैं ना, लीव्स गिरती हैं, उनमें हेल्प करता है। इसके अलावा यह जो पुष्प जो आते हैं ना, पुष्प को रोकता है, पेड़ में फूल आने से रोकता है, पुष्पन को बाधित कर। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको दोनों चीजें ध्यान रखनी है। एक तो जो ये वृद्धि को रोकता है, और इसके अलावा आपके जो क्या करता है, रंध्र को बंद करना और पत्तियों को गिराने में हेल्प करता है। अगला जो हार्मोन है वो आपका है एथिलीन हार्मोन। एथिलीन हार्मोन ध्यान रखना, एथिलीन हार्मोन जो होता है, नाम से आपको थोड़ा लग रहा होगा गैस का नाम है एथिलीन, तो ध्यान रखना है ये एक गैसीय अवस्था वाला प्राकृतिक हार्मोन जो होता है वो है। और ध्यान रखना यह क्या है, एक वृद्धि हार्मोन होता है। और नाम से आपको पता लग रहा होगा एथिलीन, आपको पता होगा कि जैसे मान लीजिए आप इस समय आम चल रहे हैं, मैंगो चल रहे हैं, इस समय आप मार्च चल रहा है, तो अभी से मार्केट में आम आने लग गए। लेकिन आपको पता होगा अभी तो कैरी आती है पहले, उनसे इतनी जल्दी आम कैसे आ जाते हैं। तो आमों को मतलब कोई भी फल होता है ना, कोई भी फ्रूट होता है, उसको मतलब कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए आपको पता होना चाहिए एथिलीन का उपयोग करते हैं। तो ध्यान रखना है इसका उपयोग, इस हार्मोन का उपयोग फलों को पकाने में करते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि कृत्रिम तरीके से, मतलब पेड़ में से कच्ची हमने तोड़ ली कोई भी चीज और उसको जबरदस्ती कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से हम पका सकते हैं घर के अंदर। सो गाइस ध्यान रखना एथिलीन हार्मोन होता है, ये आपके पेड़, वो आपके जो फल होते हैं उनको पकाने में हेल्प करता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, एक आपका होता है जिसको हम बोलते हैं फ्लोरीजेंस हार्मोन। ये जो होता है गाइस ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो नाम से लग रहा है फ्लोरीजेंस, फ्लावर आना ना, फ्लावर का मतलब क्या होता है, फूल। यानी गाइस ये जो हार्मोन होता है पेड़ पौधों में जो फूल खिलते हैं ना, जैसे गुलाब का फूल खिलता है, कमल का खिलता है, तो जो फूल खिलते हैं उनमें गाइस ये आपका हेल्प करता है। इसलिए इस हार्मोन को क्या बोलते हैं, फूल खिलाने वाला हार्मोन भी कहते हैं। मतलब ऐसा हार्मोन जो पेड़ पौधों में फूल को खिलाने में हेल्प करता है। ध्यान रखना फ्लोरीजेंस, नाम से पता लग रहा है फ्लोवर है ना, तो फ्लोरीजेंस हार्मोन होता है वो आपके पेड़ पौधों में जो फूल आते हैं उनको खिलाने में हेल्प करता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, अगला जो हार्मोन होता है वो आपका होता है ट्राउमेटिन हार्मोन। और ट्राउमेटिन हार्मोन क्या होता है कि मान लीजिए आपने पेड़ को काट दिया बीच में से, है ना, तो जो पेड़ में घाव उत्पन्न हो जाता है उनको भरने के लिए, पेड़ों में जख्म जो उत्पन्न हो जाते हैं ना पेड़ के अंदर, उनको गाइस भरने के लिए आपका ट्राउमेटिन हार्मोन होता है, वो नई कोशिकाएं बनाता है। और इस वजह से जो पेड़ होते हैं उनके जो घाव होते हैं, आंतरिक भाग होते हैं, वो भर जाते हैं ट्राउमेटिन हार्मोन। सो गाइस ये था आज का वीडियो जिसमें हमने जो आपका जो प्लांट फिजियोलॉजी है इसके अंदर हमने गाइस 5 यहाँ पर चीजें पढ़ ली हैं, है ना। पादपों में उत्सर्जन कैसे होता है, पादपों में श्वसन, पादपों में भोजन कैसे होता है, और पादपों में परिवहन, और लास्ट में पादपों में जो आपके
जो हार्मोन है उसके बारे में पढ़ लिया है। ओके गाइस, तो यहाँ पर आपकी जो प्लांट जो फिजियोलॉजी है वो हमारी कंप्लीट होती है। एक चैप्टर इसका बचा हुआ है जो आपका है, आपका प्लांट जो होते हैं यानी कि फूल जो होते हैं उनके अंदर रिप्रोडक्शन। तो उसके लिए मैं स्पेशल क्लास डालूंगा कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है इनके अंदर, मतलब आपका पर परागण कैसे होता है, स्व परागण कैसे होता है, डिटेल में मैं डालूंगा। सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित रहेगा। मिलते हैं गाइस आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।